तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जब यहाँ पर अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था ना, तो ईरान की जो एयरफोर्स थी कहीं पर भी कुछ भी दिखाई नहीं दी, कहीं पर कुछ भी जो जेट है वो स्क्रैम्बल हुए ही नहीं है। और यहाँ पर ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो भी यहाँ पर पूरी तरह से तबाह कर दिया था इजराइल ने। सिर्फ एक ही दिन में यहाँ पर पूरी एयर सुपीरियॉरिटी इजराइल ने हासिल कर ली थी। आप देख सकते हैं एरियल फोर्स यहाँ पर किसी भी मतलब की है ही नहीं ईरान के पास। और ईरान के ऊपर इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं, वो यहाँ पर इतने ज़्यादा जो है ना ये सब खरीद भी नहीं सकता कि भाई जो बेचने वाले हैं वो यहाँ पर अमेरिका के सैंक्शंस की काफ़ी ज़्यादा केयर भी करते हैं, तो वो यहाँ पर ईरान को बिल्कुल भी नहीं बेचते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ईरान यहाँ पर उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि वो यहाँ पर ये फ़ाइटर जेट खरीदे। तो देखिए यहाँ पर जो है ना ईरान के पास जो अभी फ़ाइटर जेट है वो इस्लामिक क्रांति से पहले के फ़ाइटर जेट जैसे कि F4 फैंटम है, F5 कुछ इस तरह के हैं। और कुछ नए ख़रीदे हैं ट्रेनर जेट हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो ट्रेनर है और ट्रेनिंग वगैरह के पर्पज़ में काम आते हैं, तो वो इतना ज़्यादा असॉल्ट कर भी नहीं सकते हैं। तो ईरान की जो एयरफोर्स है बिल्कुल ख़त्म है, एयरफोर्स है किसी भी मतलब की है ही नहीं। और ये भी नहीं पता कि वो उड़ान भरने लायक है भी या नहीं। तो इसी वजह से इजराइल जब चाहे जैसे चाहे वैसे यहाँ पर बॉम्बिंग करके वापस आ सकता है और इजराइल को कुछ भी नुकसान नहीं हो पाएगा। आपने देखा होगा कि एक भी यहाँ पर फाइटर जेट यहाँ पर मारा नहीं गया है। हालांकि ईरान ने यहाँ पर क्लेम किया है कि F-35 को उसने अपने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया है, लेकिन अभी भी ये जो चीज़ है वो वेरीफाई हो नहीं पाई है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इजराइल कभी भी जब चाहे जैसे चाहे ईरान में घुसकर उसको यहाँ पर तबाह कर सकता है। तो ये देख सकते हैं आपके एक एयरफोर्स का ना होना वो कितना ज़्यादा चुप सकता है। और ये चीज़ अब यहाँ पर ईरान को समझ में आ रही है। और यहाँ पर अब ईरान अपने लिए J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट जो चाइना का है उसको यहाँ पर ख़रीदने की बातचीत अब चाइना से कर रहा है। J-10C वही फाइटर एयरक्राफ्ट है जो यहाँ पर पाकिस्तान के पास भी है। पाकिस्तान यहाँ पर वो पहला देश बना था जिसको चाइना ने अपना J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट बेचा था। और ये जो फाइटर जेट है वो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। जैसे कि यहाँ पर भारत के पास जो रफ़ाल है ना, रफ़ाल भी 4.5 जनरेशन का एक फ़ाइटर जेट है। और भारत का सबसे ज़्यादा पावरफुल फाइटर जेट कोई सा है तो वो रफ़ाल ही है। और ठीक ऐसे ही यहाँ पर जो फाइटर जेट है वो यहाँ पर J-10C है। और अभी हमने यहाँ पर इसके परफॉर्मेंस देखी थी जब यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था। 4 दिन का वॉर था ये। और इसमें यहाँ पर ये पता चला कि भारत ने पाकिस्तान को तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, लेकिन यहाँ पर भारत के कुछ फाइटर जेट जो है ना वो लॉस्ट हो गए। अभी स्पेसिफिक नंबर तो नहीं पता, लेकिन हाँ यहाँ पर भारत के कुछ फाइटर जेट को यहाँ पर नुकसान हुआ है, वो यहाँ पर जो है ना तबाह हो गए हैं। और ये बात खुद इंडियन आर्मी ने एक्सेप्ट की है, लेकिन कोई ख़ास स्पेसिफिक नंबर नहीं बताया है। और इसको यहाँ पर शूट डाउन करने के पीछे जो सबसे मेन फाइटर जेट है वो कौन सा है? J-10C है पाकिस्तान का। और वो किससे मिला है? उससे मिला है चाइना से। और यही एयरक्राफ्ट जो है ना ईरान अब ख़रीदने वाला है, क्योंकि उसने यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस देखी है पाकिस्तान के हाथों। तो पाकिस्तान के हाथों परफॉर्मेंस देखने के बाद अब ईरान ने फाइनली रियलाइज़ कर लिया है कि उनके लिए यहाँ पर चाइना का जो J-10C है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको ख़रीदने के लिए अब यहाँ पर ईरान ने बातचीत कर ली है चाइना से। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो ना ईरान इसको ख़रीदना चाहता है। क्या यहाँ पर ईरान जो है वो किसी और से भी यहाँ पर कुछ खरीद रहा था? आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हैं, क्या यहाँ पर ईरान को J-10C खरीदना चाहिए या फिर भारत से बात करके जो भारत का जो तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है वो खरीदना चाहिए? इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि भाई ईरान यहाँ पर पहले रशिया से भी तो Su-35 खरीदने वाला था, उसका क्या हुआ? तो देखिए रशिया का जो Su-35 है वो बिल्कुल यहाँ पर बातचीत चल रही थी। ईरान यहाँ पर ख़रीदने वाला था और शायद कुछ डिलीवरी भी स्टार्ट हो गई थी। 1-2 फाइटर एयरक्राफ्ट की डिलीवरी यहाँ पर हमें देखने को भी मिली थी, लेकिन इससे ज़्यादा आगे यहाँ पर ये डील बढ़ नहीं पाई है। और यहाँ पर जो है ना ये जो ठंडे बस्ते में चली गई है, क्योंकि उसके पीछे वजह ये है कि रशिया का जो प्रोडक्शन है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। और वो यहाँ पर एक वॉर में भी उलझा हुआ है, यूक्रेन वॉर में 2022 से शुरू हुई थी और 3 साल से भी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी ये जो वॉर है वो ख़त्म नहीं हो पाई है। और इस वॉर की वजह से रशिया का बहुत सारा रिसोर्सेज इसमें ज़्यादा लग रहा है और बहुत ज़्यादा पैसा भी लग रहा है। तो यहाँ पर उसकी जो पूरी वर्क फोर्स है, पूरी प्रोडक्शन यूनिट है, वो सब के सब यहाँ पर जो है ना जो रशिया के लिए जो ज़रूरी सामान है वो यहाँ पर प्रोड्यूस करने में यहाँ पर लगा रही है। तो ऐसे में यहाँ पर उसका बनना
और उसको डिलीवर करना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और ये हमने देखा भी था कि भारत ने S-400 भी तो ऑर्डर कर रखा था ना रशिया को, लेकिन यहाँ पर जो है ना डेडलाइन पूरी होने के बावजूद भी रशिया अभी तक भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की पूरी यूनिट वो यहाँ पर अभी तक भी इंडिया को डिलीवर नहीं कर पाया है। और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट की जो डील हो रही थी रशिया और ईरान के बीच में वो भी अभी तक भी फाइनलाइज नहीं हो पाई है। और इसी वजह से ईरान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है कि हमारे ऊपर हमला भी हो रहा है, हमें यहाँ पर अर्जेंटली एयरफोर्स की ज़रूरत है और ऐसे में हमें यहाँ पर कुछ मिल भी नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं और हम यहाँ पर जो है ना चाइना का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। और इसके पीछे एक और वजह ये भी है कि अभी जो इज़राइल और ईरान के बीच में जो वॉर चली 12-13 दिन की, तो उसमें यहाँ पर कंडम करने के अलावा रशिया ने कुछ भी नहीं किया। अब देखिए रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही थी उसमें वो सपोर्ट किसको मिला? रशिया को सपोर्ट मिला ईरान का। ईरान ने अपना जो शायद 136 ड्रोन थे और इसके अलावा दूसरे ड्रोन्स भी थे उसको यहाँ पर रशिया को बेचा और रशिया को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी किया, क्योंकि दुनिया के पूरे सबसे ज़्यादा सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगे थे। कोई देश यहाँ पर रशिया के साथ बातचीत नहीं करना चाहता था, रशिया के साथ कोई डील साइन नहीं करना चाहता, लेकिन तब भी यहाँ पर ईरान रशिया की मदद करने के लिए आगे आया और यहाँ पर पूरे दिल से यहाँ पर मदद की। लेकिन फिर भी यहाँ पर जब ईरान को मदद करने की बारी आई तो यहाँ पर रशिया ने हाथ पीछे कर लिया कि भाई अभी हम यहाँ पर मदद कर नहीं सकते हैं। और इसके पीछे वजह भी है, उसके पीछे वजह ये है कि इज़राइल में जो है ना टोटल आबादी लगभग 90 लाख के आसपास की है, जिसमें से यहाँ पर जो 20 लाख के आसपास जो लोग हैं वो रशिया से ही आकर इज़राइल में बसे हैं। इज़राइल कोई पहले कोई देश नहीं होता था, इज़राइल को तो यहाँ पर यहूदियों ने बसाया है। यहूदी कहाँ से आते थे? यूरोप से आते थे, कोई पोलैंड से आ रहा है, जर्मनी से आ रहा है, यूक्रेन से आ रहा है, रशिया से आ रहा है, तो उसमें से यहाँ पर सबसे ज़्यादा रशिया से आए हैं। रशिया से 20 लाख से भी ज़्यादा जो लोग इज़राइल में रहते हैं तो वो रशियन लोग हैं और यहाँ पर वो लोग रशियन लैंग्वेज भी जानते हैं। तो उनकी सॉलिडेरिटी यहाँ पर किसके प्रति होगी? वो यहाँ पर होगी रशिया के प्रति। और यहाँ पर उनका दबाव भी आया कि भाई रशिया इसी वजह से कभी भी यहाँ पर आज तक भी इज़राइल के अगेंस्ट कभी भी कोई सा स्टेप नहीं लिया है, क्योंकि उसको पता है कि भाई यहाँ पर रहने वाले बहुत सारे लोग रशियन मूल के हैं, तो हम यहाँ पर अपने ही मूल के लोगों को यहाँ पर क्यों नुकसान पहुँचाए। तो वो यहाँ पर कभी भी इज़राइल के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेता है। भले ही यहाँ पर जो है ना इज़राइल अमेरिका का सबसे पावरफुल सबसे पक्का एलाई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो अमेरिका के अगेंस्ट एक्शन ले लेगा, इज़राइल के अगेंस्ट नहीं लेता, क्योंकि इज़राइल में उसके ही लोग यहाँ पर ज़्यादातर बसे हैं। 90 लाख लोगों में 20 लाख तो अरब है, बाकी के बच्चे 70 लाख में से बहुत सारे लोग यहाँ पर यूरोप से आए हैं और उसमें से भी मेजॉरिटी है वो रशिया से आई है। तो रशिया इसकी वजह से यहाँ पर इज़राइल के हमेशा दबाव में रहता है कि हम यहाँ पर जो है ना ऐसी सिचुएशन में हम इज़राइल के अगेंस्ट जाएंगे नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना वो इज़राइल के अगेंस्ट गया नहीं है। ईरान और इज़राइल के वॉच में जो वॉर चली थी उसमें, और यही चीज़ यहाँ पर जो ना ईरान को भी पसंद नहीं आई है, क्योंकि जब यहाँ पर मुसीबत में रशिया था तो ईरान यहाँ पर बिल्कुल मदद कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर ईरान मदद के लिए पूछ रहा है कि भाई मदद करो, कोई हमें यहाँ पर ये दो, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। तो उसने भी यहाँ पर अब देख लिया है कि हम यहाँ पर अब ये वाला फाइटर जेट नहीं खरीदेंगे, अब यहाँ पर हम खरीदेंगे J-10C। तो अब यहाँ पर ये बातचीत चल रही है कि भाई अब यहाँ पर हम चाइना का J-10C खरीदेंगे। और हमने यहाँ पर जो है ना परफॉर्मेंस पाकिस्तान के साथ भी देखी है, और यहाँ पर जो है ना चाइना तो इसका इस्तेमाल करता है, तो अब हम यहाँ पर इसके पास जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ईरान यहाँ पर जो है ना पहली बात कर रहा है चाइना से कि हमें यहाँ पर दे दो, बल्कि यहाँ पर ये जो J-10C है, J-10 वाला जो वर्ज़न है ना उसको ख़रीदने की बातचीत यहाँ पर ईरान ने 2015 में की थी, लेकिन तब यहाँ पर जो है ना बातचीत बिगड़ गई थी कैश पेमेंट को लेकर, फॉरेन करेंसी में पेमेंट को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो है ना चाइना उस समय यहाँ पर अपना जो करेंसी है वो इतना ज़्यादा प्रमोट करता नहीं था कि भाई हम यहाँ पर डॉलर में ही पेमेंट लेंगे, हम यहाँ पर किसी दूसरी करेंसी में पेमेंट नहीं लेंगे। तो पेमेंट को लेकर बात बिगड़ गई और ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए थे, तो उसके ऊपर यहाँ पर कोई ज़्यादा ख़ास जो है ना फॉरेक्स रिज़र्व था भी नहीं। तो ऐसे में यहाँ पर वो जो डील थी वो यहाँ पर हो नहीं पाई, तो वो ठंडे बस्ते में चली गई। 150 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने वाला था J-10। और उसके बाद यहाँ पर जब हमास और इज़राइल के बीच में जो वॉर हुआ शुरू हुआ, तो तब यहाँ पर जो है ना बातचीत चली ईरान की रशिया के साथ कि हमें यहाँ पर जो है ना ये चाहिए और इसके लिए हम यहाँ पर आपस में बातचीत कर लेंगे, ये सब कर लेंगे। तो ये जो है ना बातचीत अभी तक भी हो रही थी, लेकिन अब देखा यहाँ पर रशिया का एटीट्यूड इज़राइल के प्रति ऐसा है कि अब यहाँ पर ईरान ने भी बोल दिया कि ठीक है अब हम यहाँ पर ये वाला नहीं खरीदेंगे, अब हम यहाँ पर जाएंगे
जो चाइना का J-10C है उसके ऊपर ही। तो अब यहाँ पर जो ईरान है वो रशिया को छोड़कर चाइना की तरफ जा रहा है कि हम यहाँ पर J-10C चाहिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि चाइना और ईरान के बीच में ये डील फाइनलाइज होती है नहीं, लेकिन यहाँ पर ईरान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है फाइटर जेट को एक्वायर करना, और ख़ास तौर से ये J-10C है उसको, क्योंकि उसके पास एक तो वैसे ही डॉलर नहीं है। चलो वैसे भी अब जो है ना, अगर ऑयल में या गैस में अगर पेमेंट करना भी चाहे तो उसके ऊपर आम एम्बार्गो लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो सैंक्शंस लगने की वजह से यहाँ पर चाइना के ऊपर भी बहुत ज़्यादा खतरा है कि अगर हमने यहाँ पर इनके साथ कोई भी ट्रांजैक्शन की या फिर किसी भी तरह का कोई भी वेपन्स उसको बेचा तो हमारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी और हमारे ऊपर भी सैंक्शंस लग जाएंगे। तो यहाँ पर चाइना का डिलेमा ये है कि हम यहाँ पर जो है ना उसको बेचें ना बेचें तो कैसे बेचें, ना बेचें तो यहाँ पर क्या बहाना बनाएं। तो इस तरह की यहाँ पर चाइना में बातचीत चल रही है। और इसके अलावा यहाँ पर जो चाइना है वो पूरी दुनिया में डोमिनेंस जो है ना हासिल करने के लिए दूसरे देशों का भरोसा जीतना चाहता है। और ख़ास तौर से अभी यहाँ पर जो ट्रेड वॉर चल रही थी अमेरिका और चाइना के बीच में, तो वो यहाँ पर अपने पाले में यूरोप को करना चाहता था। और ट्रेड वॉर यहाँ पर जो ना अमेरिका और यूरोप के बीच में थी तो यहाँ पर यूरोप और चाइना दोनों यहाँ पर एक बोट में सवार हो गए। चलो ठीक है, अमेरिका छोड़ो, अब हम यहाँ पर आपस में व्यापार कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर यूरोप के लिए भी ईरान ऐसा ही है जैसे कि यूरोप के लिए रशिया। तो उन्होंने यहाँ पर ये देखा कि भाई तुम्हें यहाँ पर अगर चाहिए व्यापार करना तो भाई ईरान से तुम्हें दूरी बनानी होगी। तो ये सब चीज़ें जो है ना देखी जाएगी, ये क्या यहाँ पर जो है ना चाइना ईरान को अपने फाइटर जेट बेचेगा या फिर जो है ना वो ईरान को भी फिर से डिच कर देगा जैसे यहाँ पर रशिया ने ईरान को किया। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर बातचीत चल रही है, बातचीत फाइनलाइज होती है या क्रैश करती है, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं तो बस इतने कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्राइब से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है।